तासुब का अंधेरा जितना गहरा है, अपनी काबिलियत का उजाला उससे सेवा कर दो। वो उसकी वजह है माँ का ये जुमला कि हाँ बेटा फिर भी तू पढ़ाई कर। मौजूद जो है वो टैलेंट का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टैलेंट की हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और ये लगभग 40 साल पहले मैंने एक नक्शे कोकन टैलेंट फोरम कायम किया था, 41 साल पहले लगभग, जिसमें उर्दू में पहली मर्तबा जो है उर्दू स्कूल के बच्चों तलबा के लिए जनरल नॉलेज के मुकाबले, अंग्रेजी जबानदानी के मुकाबले और रियाजी के मुकाबले, ये भैया 41 साल पहले मैंने इसलिए कि ये 3 ही मौजूआत पर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं वो सारे मुकाबलती इम्तहानात इन 3 मौजूआत का अहाता करते हैं, इन पर डिपेंड है। तो उसका ये किया गया और जा बजा ये कई सैकड़ों सवालात जो हैं तो हाथ से लिखकर किताबत करके बड़े बड़े चार्ट्स बना के वो गांव गांव घूमता था। जो कोकन में लगभग 104 उर्दू मीडियम हाई स्कूल हैं, बम्बई शहर में 112 उर्दू मीडियम हाई स्कूल हैं, और फिर एतराफ में जाता था, ये करता था। ये कोशिश जरा सी ये कर दी थी। अब यहाँ पर ये टैलेंट की जो बात हो रही है, टैलेंट फिर ज़ाया कैसे होता है? जो एटीट्यूड जो असातिज़ा का बदबख्ती से और मैनेजमेंट का, वो वहां पर हमेशा आड़े आते गया। लेकिन रत्नागिरी एक जिले में उस वक्त 33 उर्दू मीडियम हाई स्कूलें थी और आज भी हैं, उससे ज्यादा हैं, और इन मुकाबलों में हिस्सा लेते थे 4 या 5 बमुश्किल। बोले क्या है? तो फिर मैंने एक आइडिया सोची कि जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर को चीफ गेस्ट बुलाने लगा। अब अटेंडेंस 95%, 98%, वो जो हैं वो सब नए नए कपड़े पहन के, सब उस्तानियाँ भी और उस्ताद साहिबान भी जो है वो वहाँ पर आती थी। और वो कारीगर रहा। एक मजमून मैंने उस वक्त लिखा था कि भाई जिला परिषद से डरते हो, अल्लाह से नहीं। ये मामला है, टैलेंट सर्च की हम बात कर रहे थे। अभी जो टैलेंट का मामला जो आ रहा है, इसमें क्या है? तालीमी निज़ाम हमारा जो है, हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम ख़ास तौर पर, जो कभी ट्रायंगुलर हुआ करता था, यानी मुसल्लस नुमा हुआ करता था कि तलबा, असातिज़ा और वालिदैन, पूरा मुरब्बा बन गया। उसमें एक और जो जुड़ गया, तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और इंतज़ामिया, कि उस इदारे का इंतज़ामिया का सोचता है कितना पॉजिटिव है उस इदारे के ताल्लुक से। फिर उसमें एक और धड़ा जुड़ गया, तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, इंतज़ामिया और मुआशरा कितना सेंसिटिव है तालीम के ताल्लुक से, कि वो स्कूल की दीवार गिरी है, अपना काम नहीं, वो चेयरमैन देखेंगे। वो 10 बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं हो, अपना काम नहीं, सेक्रेटरी देखेंगे। वो कितना हसास है ये। अब ये मुखम्मस नुमा जो था वो अब मुसद्दस बन गया, हेक्सागोन बन गया, 6 शक्ली शक्ल, तलबा, वालिदैन, असातिज़ा, इंतज़ामिया, मुआशरा, और एक खतरनाक वर्टेक्स इसको जुड़ गया, और वो है हुकूमत। हुकूमत की पॉलिसियां जो हैं वो उसमें जुड़ गई। और किसी दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं उनमें जो जिसको हासिल है वो तालिब इल्म है कि ये तालिब इल्म तेरे हवाले कर रहा हूं, इसको बनाना है, इससे किरदार बनाना है, इससे कैरेक्टर बनाना है, वगैरह वगैरह। न जाने वो कौन से बहुत ही चालाक किस्म के, शातिर किस्म के मुशीरान थे गवर्नमेंट के, कि उनको सलाह दी क्या है, बच्चों को खुश करके फायदा क्या है? वो तो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनको वोट देने का हक हासिल नहीं है। तो फिर क्या करें? तो वालिदैन को खुश करो। अगर 10,000 बच्चे हैं तो 20,000 वालिदैन, यानी 20,000 वोटर्स। हुकूमत की नजर में वालिदैन की हैसियत सिर्फ वोटर्स की है, तो कैसे खुश करेंगे? तो वालिदैन जो हैं वो खुश इस तरीके से हो सकते हैं कि हर वालिदैन ये चाहते हैं तमाम कि उनके जो प्रोग्रेस कार्ड है उसके ऊपर पास का थप्पा मिले, वो स्कूल जाए न जाए, कुछ आए लिखने, नाम भी लिखने को नहीं आए, पास। और वही हो गया। और 2009 में ये पॉलिसी आई आरटीई के तहत कि 8वीं पास। कई मज़ामीन का अपने कॉलमों में मैंने एक ड्रामा लिखा था इनकलाब में ही,
हम सब 8वीं पास हैं, कई स्कूलों में उसको खेला गया। और उसमें मैंने लिखा था भाई 9वीं जमात का पहला दिन है और टीचर पढ़ा रही है, भाई चलो बोलो बच्चों आज हमारा 9वीं जमात का पहला दिन है, किताब खोलो, आज से हम अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, बोलो बच्चों ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। 9वीं जमात में उसी ड्रामे में लिखा था कि हेडमास्टर साहब हैं, वो अपने साथी असातिज़ा कहते हैं कि आज जरा मैं जल्दी जाऊंगा क्योंकि मेरे जो है वो रिश्ते में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको देखने के लिए अस्पताल जाने का है। तो सारे टीचर्स पूछते हैं सर वो आप जो बच्चा जो पैदा हुआ है उसको जो देखने जा रहे हैं उसको क्या गिफ्ट क्या तोहफा लेके जा रहे हैं? तो हेडमास्टर साहब बोलते हैं मैं सोचता हूं कि उसको 8वीं पास सर्टिफिकेट लेके चला जाऊं मैं, क्योंकि जो पैदा हुआ वो 8वीं पास, जो इस धरती पे आया वो 8वीं पास है। तो आज मंजरनामा इस मुल्क का ये है कि सारा हिंदुस्तान 8वीं पास है और आधा हिंदुस्तान 9वीं फेल है। ये है। अब इसमें हम टैलेंट की जो बात कर रहे हैं, इसमें ट्रेजेडी ये है कि हमारी कौम ने उसको मेन ऑन जो है उसको कबूल कर लिया। वो कौम जो कहा कभी हम पूरी दुनिया जो है इसमें लगी हुई कि आखिर दुनिया का मकसद क्या है, ये है। उस सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत में 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया एक आजमाइश है, इज अ टेस्ट, एक इम्तहान है। वो कौम इस पे राजी हुई कि नो इम्तहान नो एग्जाम। मेरे जो लेक्चर्स होते थे वो 4 घंटे 5, मेरा आधा घंटा जाया होता था ये कहने में कि इसका इम्तहान की अहमियत क्या है। फिर मैं बच्चों से पूछता हूं, बच्चों कुरान कहता है कि ये दुनिया एक इम्तहान है, गवर्नमेंट कहती है इम्तहान नहीं, आप किसकी बात मानेंगे? तो बच्चे हम कुरान की बात मानेंगे, हम कुरान की बात मानेंगे। वो राजी हो गई इस चीज के लिए। ये बड़ी है। एक हमको यहाँ पर एक टैलेंट की बात करें, हमको मानना पड़ेगा कि ये कौम उस पर राजी नहीं हुई। 5% है वो पूरे हिंदुस्तान पे राज करते हैं। इस मुल्क की सारी पॉलिसियां उनसे मुरत्तब, वो वही मुरत्तब करते हैं, उनमें सब में अमल दखल होते हैं। सिर्फ 5% है, वो उससे मुतासिर नहीं हुई। और वो है ब्राह्मण को, हम इत्तेफाक करें ना करें, क्या बात, उनको रिजर्वेशन भी नहीं है, 1% रिजर्वेशन नहीं है। तो सारी पॉलिसियों में उनका अमल दखल कैसे है? इसका मामला ये है कि ये बच्चा जो हमारे यहाँ दाखिल होता है घर में, माँ कहती है कि बेटा रोटी खाएगा, रोटी उसकी जिंदगी का महवर है, रोटी पूछते हैं। ब्राह्मण माँ पूछती है, जब शऊर या लाशऊरी दौर पूछते कि आज स्कूल में क्या हुआ? बेटा रोटी खाएगा और आज स्कूल में क्या हुआ? 180 डिग्रीज का डिफरेंस है इसके अंदर। अगर एक हमारे मेरे 8वीं तक कोई इम्तहान नहीं, तो ब्राह्मण माँ को भी जो बोलते हैं अगर आई है तो 8वीं पर्यंत परीक्षा न है, वो क्या कहती है? वो बिल्कुल ला ताल्लुक अनकंसर्न हो बाळा पण तो अभ्यास कर। हाँ बेटा फिर तो पढ़ा, अगं आई तू ऐकला नाही वाटते, आता 8पर्यंत परीक्षा नाही, हो बाळा पण तू अभ्यास कर। हाँ मेरे बच्चे फिर तू पढ़ाई कर। जो 5% है उनको रिजर्वेशन नहीं है, हर पॉलिसी में अमल दखल है, वो उसकी वजह है माँ का ये जुमला कि हाँ बेटा फिर भी तू पढ़ाई कर। ये चीज हमारे यहाँ पर जो है उसका फकदान है। हम बात कर रहे थे कई सारी चीजों को हमने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, टैलेंट के मामले में को सर्चिंग के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, कोई किसी नहीं। 25 साल पहले मैंने अपने कॉलम में लिखा था ये कि धरना दीजिए, मोर्चा लेके जाइए स्कूलों में, ये हेडिंग थी उसकी। किसके लिए? तो स्कॉलरशिप के इम्तहान के लिए। स्कॉलरशिप के इम्तहान जो होता है वो बुनियाद है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वहां से उनका जहन बनने को शुरू। लेकिन चूंकि वो लाजमी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, हमारे असातिज़ा उससे बिल्कुल ला ताल्लुक। वो वालिदैन को कहते हैं हमें कि तुम्हारा बच्चा ये आम होमवर्क नहीं कर पा रहा है तो स्कॉलरशिप में बहुत बहुत टैलेंट लगता है, बहुत अक्ल लगती है, उसमें कैसे कर पाएगा? ये एटीट्यूड हमारा ये नहीं। वो यहां पर हुआ ये आज भी बदबख्ती से, क्योंकि बड़े इदारे का मैं 9 साल तक चेयरमैन था, मेरे अंडर में 7 हाई स्कूल, 2 जूनियर कॉलेज वगैरह सब थे, मैं देखता था। सारे टीचर्स आते ही दिखते थे माई स्कूल, वो साइड पे आते थे। आज गवर्नमेंट का GR क्या है? GR जो है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट रिजर्वेशन आज क्या है? जैसा कोई आसमानी कोई ये है हुक्म है। हाँ आज क्या है ये उसको ये
एक उस्ताद ने तो एक तक कह दिया कि जब हम एक टीचर के लिए हमने एक सेमिनार रखे थे और बहुत जबरदस्त किस्म के साउथ के इसको प्रोफेसर्स को मैंने इनवाइट किया था वहां से उनके खिताब करने के लिए। तो जनाब वो टीचर खड़े हो गए, बोलते देखिए वो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आरटी जो है उसमें लिखा है कि तलबा से ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे को टेंशन आ जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि टेंशन को डिफाइन नहीं किया गया कि टेंशन किसे कहते हैं। तो क्लासरूम का सिनेरियो ये होगा कि एक टीचर कहता है, अरे सलीम तुम पढ़ाई नहीं करते बराबर से, तो सलीम खड़ा हो जाएगा, सर मेरे को टेंशन आ रहा है आपकी बात से। नहीं मतलब पढ़ा करो, बड़ा बनने का है ना। सर टेंशन आ रहा है मेरे को, अभी भी आ रहा है टेंशन। अरे मियाँ कभी कभार पढ़ा, हाँ सोचूंगा मैं। और एक्चुअल ये इस तरीके से तो वो टीचर ने कहा कि सिर्फ तलबा से नहीं, असातिज़ा को भी कोई टेंशन देने वाली बात नहीं करनी चाहिए। ये आपका जो सेमिनार है इससे मेरे को टेंशन आ रहा है। अभी मैं स्कूल का नाम बता सकता हूं क्योंकि साउथ बॉम्बे का स्कूल है वो। यानी ये एटीट्यूड, इसमें हमको टैलेंट सर्च करने में कितनी दिक्कत, कितनी ये सारे अनासिर इस तरीके से। ये अब यहां पे थोड़ा सा एक मामला लीजिए, मैं फिर से आ रहा हूं लौट के। वालिदैन का मामला कैसा क्या था? आज यहां पर हर रियासत में सारे सियासतदान, सारे पॉलिटिशियंस हमको झांसा देते हैं, हर पार्टी वाले, कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और हम खुश होकर जो है रास्ते पे आ जाते हैं, गोली खाने को तैयार होते हैं, रास्ते मोर्चा निकालते हैं। जनाब 100% रिजर्वेशन हमको हासिल है, 100%। आज से 12 साल पहले सऊदी अरब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी कि सिर्फ मक्का मस्जिद मदीना मुनव्वरा में नहीं बल्कि पूरे सऊदी अरब में सिर्फ मुसलमानों को मुलाजिमत दी जाएगी। और उस किस्म के इश्तिहार आने लगे अखबारात में, ओनली मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स। जानते उसका अंजाम क्या हुआ? सारे रिक्रूटिंग एजेंसीज ने जो है सब सऊदी गवर्नमेंट को लिखा कि हमको जो है वो मुसलमान मिलते हैं, इन कामें मिलते हैं, हेल्पर, ड्राइवर, प्लम्बर, फिटर, वार्ड बॉय, रूम बॉय, चाय बॉय, झाड़ू वाला, पोछे वाला, लाइन लगी मुसलमानों की। टॉप लेवल के मार्केटिंग मैनेजर्स एक मुसलमान ने, टॉप लेवल के कंसल्टेंट एक मुसलमान ने, टॉप लेवल के थक हार के बोलते अब क्या उन्होंने पॉलिसी चेंज की कि मुस्लिम्स प्रिफर्ड, मुसलमान मिला तो ठीक, तो जो मिलेगा उससे काम चलेगा। 100%। होता क्या है, जिद्दा तक जाते हैं, उसके आगे आने की परमिशन नहीं है इसलिए नहीं जाते हैं। टॉप लेवल का कंसल्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर कौन? मैं किसी के खिलाफत बात नहीं कर रहा, बात जो है वकील सुब्रमण्यम और देश पांडे। उस कितना उनको इंडियन रुपीज में 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए सैलरी, फैमिली स्टेटस, वीजा, रहना खाना फ्री, एयर फेयर फ्री। उसका ड्राइवर कौन? अब्दुल, 20,000 रुपए पगार। उसका मालिक कौन? करीम, 15,000 रुपए। ये हालत। टैलेंट वहां पर जो है ये यहां पर जाया हो रहा है। ये पूरे कोकन पट्टी से लेकर केरला तक गल्फ ज़दा हो गया और सारा टैलेंट जाया हो गया। कम से कम जो है वो 3 से 4 दहाई जो है हमारे इसमें जाया हो गए। इस गल्फ बूम से जो है वो खुशहाली आनी चाहिए थी, नहीं आई। बड़े बड़े कोकन से लेकर तो केरला तक बड़े बड़े बंगले बने, घर बने, और वो वहां पर वीरान है, लेकिन कोई करियर नहीं है। गल्फ कंट्रीज में कई बार गया हूं, सारे गल्फ कंट्रीज में लगभग यही एनआरआई जो है वो कैसे गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं कि बोलते यार मैं चाहता हूं कि जिस तकलीफ से मैं गुजरा उससे मेरा बच्चा नहीं गुजरना चाहिए। और क्यों भाई, क्यों उसके ये कर रहे, नुकसान कर रहे? अरे आप बस की लाइन में खड़े थे, बच्चे को लाइन में खड़ा रहने दीजिए। वो बड़ी शान से कहते हैं हम गांव में जो है वो कुएं का पानी पीते थे, आज मेरे बच्चे जो हैं वो पेप्सी पीते हैं, पिज्जा पे। ये करियर जीरो। और वो एजेंटों के हत्ते चलते हैं, लाखों रुपए डोनेशन, ये वो सब, कुछ पता नहीं है ना। वहां पर भी वही एटीट्यूड, टैलेंट जाया होता है। 85% मार्क्स वाले बच्चे को वहां से मामू चाचा जो है बोलते हैं एसी मैकेनिक का कोर्स करके आ जाओ, यहां वैकेंसी है उसकी। ये क्यों होता है? वालिदैन में भी कोई सब्र नहीं है, किसी किस्म का कोई सब्र नहीं है। विजन के बाद बहुत दूर हुई, विजन तो जो है वो उसके काफी ये रहता है, लेकिन
सब्र भी नहीं है। उस वजह से हमारा जो टैलेंट ज़ाया हो रहा है, उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह होती है। यहाँ पर ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम फेल हो चुका है। इन 75-77 सालों में, बरसों में लगभग 5 दहाइयाँ जो हैं हमारा तालीमी निज़ाम जो है मॉस्को का तवाफ करता रहा। कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, मुंह के खा के आ गए। या अभी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के हम ये हो गए। हमारे जाते हैं वहाँ पर सैर करके आते हैं, जैसा कि अमेरिका में होता है, हर पैराग्राफ क्या जैसा कि अमेरिका में होता है, जैसा कि अमेरिका में होता है, ये लिखते हैं। और वैसा उनको आखिर में लिखना पड़ेगा। अभी एक बच्चा जो है वो पिस्तौल लेके स्कूल में आता है, जैसा कि अमेरिका में होता है, उसके मेरे जैसा कि अमेरिका, ये इनको लिखना पड़ेगा। हम उसके जो हैं वो इस तरीके से वो गुलाम बन गए। और ये इस वजह से कह रहा हूं, आज हम ये तादाद कम नहीं है, अपने आप में बहुत बड़े, हर शख्स एक अंजुमन है। हम आज यहाँ पर जो बैठे हैं, अगर अपनी एक नई तालीमी पॉलिसी, देखो इससे इस रास्ते से इससे सिस्टम से भागने के 20 और रास्ते हैं। मैंने ऐसे असातिज़ा भी देखे हैं कि कोई सवाल पूछने से पहले जवाब टाइप किया उनके जेब में, नहीं इतने बच्चे जो है नाश्ता करके नहीं आते, इतने बच्चे ये रहते हैं, इतने बच्चे इसलिए हमारा रिजल्ट खराब है, वगैरह वगैरह। ये जब ये है, एक बड़ा स्कूल मुंबई का 110 टीचर्स का मेरा वर्कशॉप था, उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स में बात कर रहा था। उसमें पहला सवाल पूछा भी कि मुताला आपका जो है, आपका रीडिंग अच्छी होनी चाहिए आप, और नंबर 1 मुताले में जो है वो बाकी किताबें बाद में आती हैं, रोजाना का अखबार। और उसमें मैंने ये किया था, मशवरा दिया कि भाई एक प्यून बैठा रहे, आज का अखबार बताओ, हाँ ठीक है ओके, तो अखबार आपका आइडेंटिटी कार्ड बन जाए और अंदर दाखिला दिया जाए वगैरह सब। मैं टीचरों से पूछा, 110 टीचर्स से, आप अखबार पढ़ते हैं? बोला हाँ पढ़ते हैं, इनकलाब आता है। बोला कहाँ पर? वो लाइब्रेरी में आता है। 110 टीचर्स एक इनकलाब पढ़ते हैं, वो भी अपने में मिराकल है। कैसे पढ़ते हैं? और बिल फर्ज वो पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में कब जाता है और बच्चों के हिस्से में कब आता है? ये कोई ये नहीं। मैं किसी भी टीचर और हेडमास्टर के घर पे जाता हूं तो उसके इसके नहीं ढूंढता हूं, मैं उसकी लाइब्रेरी कहाँ है, छोटी सी लाइब्रेरी किधर है उसकी। टेक्स्ट बुक के 2-4 किताबें, वो भी रिटायर होने के बाद हो रहा है, वो उसकी उनके लाइब्रेरी नहीं है। मैंने अपने कॉलम में एक बार लिखा कि उर्दू असातिज़ा के उर्दू अखबार न पढ़ने के 24 वजूहात। हमारे कुछ टीचर्स जो हैं उसमें बहुत नाला हो गई, जो हकीकत में नहीं लिखी थी कहीं, क्योंकि सारी बातें हकीकत थी। एक टीचर ने मुझे कहा था कि हम उर्दू अखबार इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अंग्रेजी अखबार से रद्दी ज्यादा होती है, रद्दी पैसे ज्यादा आते हैं रद्दी की, है ना। और क्या क्या क्या, अब तो काय के लिए पढ़ेंगे? वो खाली मालेगांव और भिवंडी, मालेगांव भिवंडी के वो खाली खबरें पढ़ने के लिए हमको मालूम है। और काय के लिए पढ़ेंगे? हम न्यूज देखते हैं इसके ऊपर। तो मैंने उनको पूछा, 17.5 लाख बच्चे जो है इम्तहान देते हैं SSC का, हम ढूंढा करते थे कोई बच्चा इसमें, तो मालूम है आपको कि 17.5 लाख बच्चों हमारे महाराष्ट्र में टॉप किया? नहीं। बोले कौन? क्योंकि बोले अंग्रेजी अखबार में न्यूज आई नहीं। फिर बताया भाई कि तनवीर मय्यार, जरीन अंसारी, बिलाल मिस्त्री, सबा खान, वाजिदा कारीगर, अलमा सैयद, ये वो बच्चे ने 17.5 लाख बच्चों पर टॉप किया। वो खबर आई नहीं, क्योंकि ये नेशनल, ये अंग्रेजी मीडिया, उसका ये क्या है, एक बच्चा अगर कहीं पकड़ा गया तो उसके अब्बा, दादा, चाचा सबका फ्रंट पेज पे, समझे कि नहीं? ये और कोई अगर एक टॉप कर रहा है तो पेज नंबर 18 पे एक कॉलम ही न्यूज, अंसारी टॉप्स जेई एग्जाम, एक कॉलम ही न्यूज। ये एटीट्यूड है। और ये सारे जो इंटरव्यू होते हैं वहां पर कम्युनिटी रिलेटेड सवाल पूछेंगे ही, ब्लैंक रहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि ये टैलेंट हमारा किस तरीके से जाया हो रहा है। टैलेंट जाया होने में हमारा एक असेम्पशन और कि तासुब होता है, तासुब होता है, तासुब होता है। मैं इसके खाली एक मिसाल दूंगा, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेन एग्जाम, रिटर्न एग्जाम है यूपीएससी के, कंप्यूटर का हाईली सेंसिटिव स्कैनर से पढ़ता है, किसी को पता नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वहां उसमें 400 मार्क्स हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, यहाँ 1750 मार्क्स हैं मेन एग्जाम के लिए। वहां कौन रोका है हमको, हमारे बच्चों को 1500-1600 मार्क्स लेने के लिए? 275 मार्क्स का खाली इंटरव्यू होता है।
समझिए, सारे जो इंटरव्यू लेने वाले बोर्ड ने तय किया ये दाढ़ी टोपी वाला मदरसे का बच्चा है, इसको 0 देने का, इसको 0 देने का इन्होंने तय कर लिया। जिसने 1500-1600 मार्क्स लिए हैं उसको 0 देने की जो जो बोर्ड हिम्मत करेगा वो तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नामुमकिन बात है। तो ये मेहनत जुस्तजू नहीं करने की और फिर तासुब होता है। तासुब का अंधेरा जितना गहरा है, अपनी काबिलियत का उजाला उससे सेवा कर दो। तासुब अगर x है तो अपनी काबिलियत को 2x बनाओ। तो तासुब जो दीवार है उससे बड़ी जंग लगाने की। मैं एक जाती मिसाल देना चाहूंगा। मेरी बेटी ने एमडी की यहाँ से, और एमडी में अल्हम्दुलिल्लाह उसने महाराष्ट्र की तमाम यूनिवर्सिटी में टॉप की। जिस रिटर्न एग्जाम में तो लिखित में, ओरल एग्जाम में चारों एग्जामिनर्स जो थे वो गैर मुस्लिम थे और मेरी बेटी मुकम्मल हिजाब में थी। वो 0 थी क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। बोलते थे ये बच्ची ने एक भी सही जवाब नहीं दिए, लेकिन नहीं, जो सवाल घुमा फिर के पूरे दिन का थका देने वाला इंटरव्यू था। जब रिजल्ट आया तो उसको 2 गोल्ड मेडल जो थे रिटर्न एग्जाम के वो भी मिला, और जो ओरल एग्जाम का उसमें भी वो टॉपर थी। गूगल पे आप उसको देख सकते हैं ये सभी। तो ये तासुब वसुब ये जो ये है, ये इसमें टैलेंट होता है। घर में ये डिस्कशन चलते रहता है कि कुछ फायदा नहीं है, मुसलमानों के साथ में तासुब होता है, इसलिए ये करके हम आज अगर अपनी एक तालीमी पॉलिसी खुद की, हमारी कौम की, कम्युनिटी की अगर हम पे करने को बैठे हैं, आज अगर नई किताब लिखने बैठे हमारी कम्युनिटी की तालीमी पॉलिसी की, उसके दिबाचे का पहला जुमला ये होना चाहिए कि हर उस्ताद के दिल में खुदा का खौफ होना चाहिए। खौफ खुदा पर मबनी जो निज़ाम है वो टिकेगा, बाकी सब ताश के पत्तों की तरह से उतर जाए। भागने के 20 और रास्ते हैं और कोई भी ये नहीं है। और मैं ये कहता हूं जो जिसके बस में है वो काम करता जाए। हमारे यहाँ पर देखिए, बदमाश लोग किसी समाज को जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतने ही नुकसान पहुंचाते हैं शरीफ लोग। ये थोड़े शरीफ लोग थोड़े सुधर जाएं। पहले शरीफ आदमी की डेफिनेशन क्या है सुन लीजिए, कि जो अपने घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में जाता है, वो समाज के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। वो अरे ये अपना काम नहीं, वो सभी नहीं, वो ये अपना इसको करने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ पर 2 किस्म के शरीफ लोग हैं। एक वो जिनके पास अल्लाह ने खूब दौलत दी है, खूब एक ही है, लेकिन वो अगले जमाने में जो वो राजा महाराजा होते थे ना, वो आवाम को कुड़ता पिसता बिलकता तड़पता देखकर उनको तस्कीन मिलती थी। वो लोग हैं जो वो बिल्कुल ये नहीं करते हैं। हमेशा कब्रिस्तान में जाते हैं कि जो गया है वो बगैर जेब की कफन से गया है, अंदर कोई सेफ कोई तिजोरी नहीं थी, फिर भी वो अपनी तिजोरी को उसको बराबर सलामत यहाँ रख के जाते हैं। तो दूसरे शरीफ लोगों को खूब नॉलेज है, खूब उनके पास जो है डिग्रियां हैं, क्या क्या है, लेकिन वो बांटने को तैयार नहीं। बोलेंगे यार 5 बच्चे मोहल्ले में ऐसे जिनके पास, और अरे नहीं IIT गोल्ड मेडलिस्ट, मैं ये मोहल्ले गली मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये खूब दौलत है, खूब नॉलेज है, शेयर करने को तैयार नहीं है। ये शरीफ लोग थोड़ा सुधर जाएं कि और समाज के बदलते हुए मिजाज को समझें कि आप लोग उसकी बात सुनेंगे जो एक्चुअली खपने को और अपने आप को खपाने को तैयार है ना। और उसमें कोई बड़ा ये नहीं, छोटी छोटी काम जो होती हैं वो भी अपने आप में ये रखती हैं। जो जिसके बस में समझ में आता है वो करता जाए, कोई काम जो छोटा नहीं होता। एक म्यूनिसिपलिटी के स्कूल में 2 बच्चों का यूनिफॉर्म, यार वो एक सेट आते हैं 200 बच्चों का यूनिफॉर्म लेके आते हैं, किस मुंह से 2 बच्चों का यूनिफॉर्म लेके चले जाऊं वहां पर? कोई वो 200 लेते हैं, आप 2 का ठीक है, आप एक कर लीजिए ना। एक बादशाह अपनी आधी सल्तनत किसी को दे देता है और एक फकीर अपनी आधी रोटी किसी को देता है। अल्लाह की नजर में दोनों बराबर है, क्योंकि बड़ी कुर्बानी तो उस फकीर की है, किसी कुल कायनात एक रोटी उसमें से आधी रोटी वो किसी को दे रहा है। ये चीजें मैं कई सारी बातें जो हैं और इसके लिए ये करना चाहूंगा। कोरोना के हिसाब से मैं एक सिर्फ बिल्कुल अभी 30 सेकंड में बात करूंगा मैं आखिरी। हर गवर्नमेंट में हर जगह पर एक रिजर्व फोर्स होती है, जो कभी एक आफाकी कुछ तबाही आई, तूफान आया, सैलाब आया, ये आया, वो वहां पर उतरती है और सब उसका ये कर देती है। कोरोना के दौरान हमने देखा हमारे वालिदैन फिर से जो है, जो बच्चे तो बच्चे होते हैं, वालिदैन भी खुश हो गए यार। और वो खुश किस बात का, 2 साल का एकेडमिक नुकसान हो उस पर उनको मलाल नहीं हुआ। 2 साल तक उन्होंने फीस नहीं भरी, उसमें खुश हो गए कि हम फीस नहीं भरे, हमें क्या शंडी लगाए, हम इनको जो है
वो उस पर बहुत खुश हो गए थे। तो वो जो एक कोरोना के दौरान जो था, और वो उस वक्त के बाद जब हमने मैं लेक्चर शुरू किया, वाकई मैंने अलिफ बे पे से शुरू कर दिए, क्योंकि उस वक्त यार ये तो 3 साल का कोर्स है, 5 साल का, हमारा बच्चा रोज शाम को 500 रुपए लेके कैसे आएगा बताओ, चाहे वो बटाटा वड़ा बेच के या ये करके या कबाब बेच के, कुछ भी, रोज शाम के 500 रुपए हमारे वालिदैन नजर में एक करियर बन गया। ये जो शॉर्टकट्स किए कि ये जो ये आ गए थे, और सारा माहौल इतना ये हो गया था, उस वक्त हमारे रिटायर्ड असातिज़ा ने मैदान में उतरना चाहिए था। हमारे रिटायर्ड असातिज़ा हमारे रिजर्व फोर्स हैं। ऐसे आनी बानी में, ऐसी हालात में भी वो बाहर नहीं आए, किसी मोहल्ले में गए नहीं, पता नहीं कि भाई ये स्कूल है, ये स्कूल को बाईपास करके आप कोई अपना करियर नहीं बना सकते हैं। किसी किस्म की यहाँ बदबख्ती क्या होती है, 58 साल की उम्र में गवर्नमेंट कहती है यू आर रिटायर्ड, यू आर फायर्ड, यू आर यूजलेस, तुम किसी काम के नहीं, और असातिज़ा हमें मान लेते हैं। 94 ईयर्स ओल्ड महातिर मोहम्मद है, वो जो रॉबर्ट मोगैबो जो है वो 92 ईयर्स ओल्ड, खुद हमारे मुराजी देसाई 87 ईयर्स ओल्ड, वो नगर सेवक नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो महातिर मोहम्मद अभी तक, और गवर्नमेंट बोलती है 58 ईयर्स की ओल्ड में यू आर रिटायर्ड, यू आर फायर्ड, आप किसी, और मान लेते हैं हम लोग। ये नहीं, टीचर कभी रिटायर नहीं होता, वो कोई 9 to 5 का कोई जॉब नहीं था कि जिससे वो रिटायर हुए। टीचर कभी रिटायर नहीं होता। ये हमारे रिजर्व फोर्स, इसको एक्शन में आना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, ये ताकि हमारा टैलेंट जो है वो जाया ना हो। शुक्रिया।